हाफिज़ एहसान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून ने, उनसे भी इस मामले पर गुफ्तगू कर लेते हैं। एहसान साहब, आपकी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। आज दूसरी वजाहत भी जारी कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशस्तों पर, और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो इजलास भी बुलाया गया था हुकूमत की जानिब से। ये पोजीशन कहाँ जाते हुए हुकूमत की देख रहे हैं, और ऑब्वियसली नंबर गेम तो एक बड़े मार्जिन के साथ चेंज हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दूसरी क्लैरिफिकेशन जारी की है और ये उसी की कंटिन्यूटी है। और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जितने भी फैसले किए हैं 1947 के बाद, ना इतने शॉर्ट ऑर्डर्स या जजमेंट्स आई हैं और ना ही इतनी क्लैरिफिकेशंस आई हैं। क्योंकि अगर कोई शॉर्ट ऑर्डर आता है उसके बाद एक डिटेल ऑर्डर आ जाता है और उसके बाद बात खत्म हो जाती है या रिव्यू में चला जाता है और एक फैसला आ जाता है। अब इस केस के अंदर पहला फैसला जो शॉर्ट ऑर्डर का है वो 12 जुलाई को आया और उस दिन भी 3 ऑर्डर्स इस रिजर्व सीट्स के मामले के अंदर आए। एक 8-5 से फैसला आया, एक फैसला जो है वो 3 मेंबर्स का फैसला आया जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफजल खान 2 थे। एक फैसला जो है वो जस्टिस बंदोखेल और चीफ जस्टिस फायजीसा साहब का आया और एक फैसला जो है वो जस्टिस याया अफरीदी साहब का आया। अब उसके बाद ये है कि उसके अंदर इनबिल्ट जो 8-5 थे उन्होंने ये कहा कि ईसीपी जो है वो हमारे पास क्लैरिफिकेशंस के लिए आए और ईसीपी अकॉर्डिंगली पार्शल उसने कंप्लायंस की और बाकियों के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ चले गए और सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन लीगल पॉइंट्स जो थे वो उन्होंने रेज किए आर्टिकल 51 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, 106 के अंदर, सेक्शन 104 के अंदर, रूल 94 के अंदर। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि बजाय उन चीज को क्लैरिफाई करती वो चीजें एज इट इज पड़ी रही और इस दौरान 3 अगस्त जो है 2024 को पाकिस्तान के 2 जजेस जो थे जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफजल खान का एक डिटेल जजमेंट आई और उन्होंने कहा कि जो ये 8-5 का फैसला है ये अगर आप आर्टिकल 175(2) से बाहर निकलेंगे तो ये फैसला कर सकेंगे, अदरवाइज आपको आइन और कानून के नीचे रहना पड़ेगा। और आर्टिकल 189 के नीचे उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स जो है वो बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर अगर कोई इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आता है। उसके बाद ये है कि 7 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट ने 2 अमेंडमेंट्स की आर्टिकल सेक्शन 66 के अंदर और सेक्शन 104A के अंदर, कि दोनों के अंदर उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जब वो एट द टाइम ऑफ उसे अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल तक पार्टी टिकट नहीं देता तो वो इंडिपेंडेंट तस्वर किया जाएगा, और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन शेड्यूल के दौरान अपनी पार्टी लिस्ट नहीं देती तो वो रिजर्व सीट्स के लिए एंटाइटल नहीं है। उसके बाद ये है कि बजाय ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस रिव्यू को लगाती या उस क्लैरिफिकेशंस के ऊपर जाती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 जुलाई को एक क्लैरिफिकेशंस की और वो क्लैरिफिकेशन बगैर इलेक्शन कमीशन को सुने हुए की, बगैर दूसरी पार्टीज को सुने हुए की, और एक ऐसा फैसला किया जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड था कि जिन पॉइंट्स को आपके पास रेज किया गया है उनमें से किसी एक का भी जवाब उस क्लैरिफिकेशन के अंदर नहीं था। उसके बाद 19 सितंबर को स्पीकर और दूसरे 2 स्पीकर्स ने लेटर लिखे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जी चूंकि लॉ आ गया और उस लॉ के मुताबिक आप उसको नोटिफाई करें, और 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को फिर इस चीज का इल्म था कि ये 2 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया और ना ही उसके ऊपर को अपनी ऑब्जर्वेशंस दी। अब ये है कि जब मामला आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तरफ कंसीडर कर रहा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस जो हैं वो उसके ऊपर एक अपनी क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं और उस क्लैरिफिकेशन के अंदर आप उस लॉ के ऊपर बात कर रहे हैं जो लॉ जो था ना आपके पास चैलेंज है, ना आपने उसके ऊपर नोटिस किया है, ना कुछ शख्स एग्रीव्ड है कि जिसने उसे जाके किया है, बल्कि किसी हाई कोर्ट के अंदर ये मामला जो है वो चैलेंज है और अभी उसके ऊपर आर्टिकल जो फैसला होना चाहिए था या अटॉर्नी जनरल को नोटिस होना चाहिए था वो उस स्टेज के ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तो ये मामला ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि आज फिर जो क्लैरिफिकेशन आई है ये बुनियादी तौर पे एक हम उस तरफ जा रहे हैं कि जिसके अंदर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो 12, 14, 15 साल के अंदर एक हम सिचुएशन देख रहे हैं उसके एक हेड ऑन की तरफ जो है ये एक ऐसा चीज जा रही है कि पार्लियामेंट जो है वो अपने तौर पे लेजिस्लेशन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाईपास करके अपने चीफ जस्टिस को, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को वो अपनी एक क्लैरिफिकेशंस पे क्लैरिफिकेशन दी जा रही है। और हम हर जगह ये सुनते हैं, ये पढ़ते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि किसी पार्टी को सुने बगैर आप फैसला नहीं
नहीं कर सकते। आर्टिकल 10A ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपका जो भी फैसला आना चाहिए वो ओपन कोर्ट में आना चाहिए, ओपन हियरिंग के अंदर आना चाहिए। और अगर आप पिछली क्लैरिफिकेशन भी दें तो रजिस्ट्रार का जो नोट चीफ जस्टिस के पास गया था उसके अंदर भी ये मामला इस चीज का आया था कि इसके अंदर ना कॉज लिस्ट इशू हुई है, ना नोटिस इशू हुए हैं, और ना ही इसके अंदर कोई हियरिंग हुई है। और बावजूद ये था कि सुप्रीम कोर्ट इसको कॉशियसली देखती है, रिव्यू जो ऑलरेडी पेंडिंग है उसको लगाया जाता। अब रिव्यू भी नहीं लग रहा और इस तरह की क्लैरिफिकेशंस भी आ रही हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो ये हो रहा है ये पाकिस्तान की 1947 से जो कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल हिस्ट्री है उसके अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड हम इस सिचुएशन के अंदर जा रहे हैं कि जिसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस का डोमेन था उससे भी वो बाहर निकल रहे हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट थी वो भी इस सारे कॉन्डक्ट की वजह से वो बड़ा क्वेश्चन मार्क की तरफ जाना शुरू हो गई है कि दुनिया देख रही है हमारे तरफ और हमारे मुल्क के लोग देख रहे हैं कि हम किस सिचुएशन के अंदर जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, तीसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है, और हम किसी एक नतीजे के ऊपर पहुंच नहीं रहे। तो मैं ये समझता हूं कि आज की जो क्लैरिफिकेशन आई है इसके अंदर एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो 12 जुलाई का जजमेंट था उसकी एंडोर्समेंट तो हो सकती है, लेकिन उसके अंदर इसकी लीगल वैलिडिटी या इसके अंदर जो चीजें लॉ की रिक्वायरमेंट है या सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक है, मेरा ख्याल है कि वो इस चीज के अंदर मुनासिब नहीं है। और ये जो क्लैरिफिकेशन है फिर एक नए कॉन्ट्रोवर्शियल चीजों के अंदर जाएगी, और वो जो कॉन्ट्रोवर्सी है पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के लिए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बिल्कुल मफाद के अंदर नहीं है। ठीक है एहसान साहब, ये भी बताइएगा क्या इस तमाम तर सिचुएशन के बाद इलेक्शन कमीशन या हुकूमत के पास कोई ऑप्शन रह गया है या बिल्कुल उनके लिए जो डोर हैं वो क्लोज हो चुके हैं? देखें, जिस तरह ये है कि अगर आज भी का जो क्लैरिफिकेशन आई है कि जिसके अंदर आपने ओपन कोर्ट हेयरिंग नहीं की, आपने नोटिस नहीं किए, आपने चीफ जस्टिस के ऑफिस को यूज नहीं किया, आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस्तेमाल नहीं किया, आपने अटॉर्नी जनरल को नोटिस नहीं किया, और क्या पाकिस्तान का आइन जो है वो पार्लियामेंट को रिट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन की इजाजत देता है? बिल्कुल इजाजत देता है, और हमारी इन्हीं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि जिसके अंदर प्रोस्पेक्टिविटी और रिट्रोस्पेक्टिविटी जो है दोनों के अंदर पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी भी है, और हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको वैलिडेट भी करती रही है। और दूसरा ये है कि अगर आपने स्पेसिफिक लिख दिया है कि इसका इफेक्ट जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव आएगा तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट जो है रिट्रोस्पेक्टिव आएगा। हाँ, अगली सिचुएशन ये है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के पास अवेलेबल है, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर ना आप जुडिशियल रिव्यू जो आपका आर्टिकल 199 के नीचे उसको भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जो आर्टिकल 184(3) है उसके नीचे भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जो रिव्यू के अंदर ये पॉइंट्स आए थे जो डेफिनेटली रेज किए गए थे और बात के अंदर भी आए थे कि एक रिट्रोस्पेक्टिव लॉ भी आ गया है और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट भी नहीं आई है, तो इन सिचुएशंस के अंदर जाया गया तो मेरा ख्याल है कि ये जो सारा सिलसिला हो रहा है ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली मुनासिब नहीं है। इसको अब किसी न किसी नतीजे पे जो है इसको कल्मिनेशन की तरफ जाना चाहिए, और अगर ये कल्मिनेशन की तरफ नहीं जाएगा तो मैं ये देख रहा हूं इस चीज के अंदर कि इससे इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट जो है उसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान जो है वो शुरू हो जाएंगे। एहसान साहब, इससे पहले जो फैसला जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन का जो रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम है और रूल 94 मखसूस नशस्तों के अलॉटमेंट के तरीक़ेकार से मुताल्लिक है। अदालत ने करार दिया था कि इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बार बार वजाहती जो फैसला है वो जारी क्यों करना पड़ रहा है कि जब एक चीज़ ऑलरेडी क्लियर है तमाम तर सिचुएशन में? नहीं, उसके अंदर यह है कि रूल 94 जो था वो जो पहली लिटिगेशन स्टार्ट हुई थी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन से स्टार्ट हुई थी 22 फरवरी से, या वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गई थी या सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी, वहां पे रूल 94 तो इम्प्यूग्ड ही नहीं था। और दूसरा ये है कि आर्टिकल 17 की बुनियाद के ऊपर हर फैसला कर देना कि जी आर्टिकल 17 है। कभी हम उसे कहते हैं कि आर्टिकल 17 जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को है, जो आपका आर्टिकल 63 है आया, और अब रिजर्व सीट्स का आया तो हमने उसी आर्टिकल 17 पाकिस्तान के एक इलेक्टोरल कॉलेज की तरफ ले गए हैं कि पब्लिक क्या कहती है। तो मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ एक आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि जो उसके पास मामला है, जिस रिलेटेड वो आर्टिकल्स हैं उसकी वो तशरीह करे, और एक आर्टिकल जो है पाकिस्तान के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को ना कंट्रोल कर सकता है, ना उसके अंदर ये है कि उसको गाइड कर सकता है, बल्कि उसका एक अपना इफेक्ट। हाँ, अगर आर्टिकल 17 इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता तो 63 एक भी जजमेंट हो सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में ठीक आती। अगर
अगर 63A ना होता और अगर आर्टिकल 17 के साथ आर्टिकल 51 ना होता तो बात थी कि 17 पे जाना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार जिन चीजों की तरफ जा रही है, जो उसे एड्रेस या पहली जजमेंट के अंदर करने चाहिए थे, या इस मामले को रिमांड कर देना चाहिए था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ, या जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्लैरिफिकेशन की थी तो फेडरेशन को नोटिस जारी करते। चूंकि जब 14 सितंबर को क्लैरिफिकेशन फर्स्ट आई है तो उस वक्त तो इलेक्शन एक्ट आ चुका था ना, तो इलेक्शन एक्ट जब आ चुका था तो सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहती कि इसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर लेके जाएं और इसको रिव्यू करें और उन सारे मामलों का कॉग्निजेंस लेके वंस फॉर ऑल एक फैसला करते हैं। अब आप रिव्यू पर भी फैसला नहीं कर रहे, आप उसके बाद जो है कॉग्निजेंस भी नहीं ले रहे, आप लोगों पार्टीज को नोटिस भी नहीं कर रहे और आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरा नहीं ख्याल कैसी प्रोविजन हमारे रूल्स के अंदर है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि जब एक दफा जजमेंट आ जाए तो बार बार उसकी क्लैरिफिकेशन की जाए। अगर जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन है तो वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, वो हाई कोर्ट्स का काम है और ना ही सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच जो है वो इंप्लीमेंटेशन बेंच के ऊपर बैठ सकता है। अभी ये रिसेंटली जजमेंट्स भी इस चीज के अंदर आए हैं। आप इस तमाम तर मामले पर कानूनी राय हमारे साथ शेयर करते हैं, बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।